सो हेलो एंड वेलकम। इंडस्ट्रियल चैप्टर यानी कि कल्चर एंड द डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में हम बात कर रहे थे। चैप्टर जो है हमारा 5वां है, पार्ट 6 है। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत लंबा समय लग गया इसको बनाने में। इसके बाद एक चैप्टर सेकंड टर्म के हिसाब से और रह जाएगा और उसके बाद हम इसकी 20 मिनट की सीरीज लेके आएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अगर आपने वीडियो के 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके वॉच आउट करिए। और फाइनली अब हम बात करेंगे इसके अंदर छठे पार्ट की। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, ट्विटर सभी पे अवेलेबल है। आप हमारे साथ वहाँ पे जुड़ सकते हैं। अब जैसे जैसे चेंज हुआ, देखो हमें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे फ्रेज को अगर हम एनालाइज करें तो अगर हम 200 साल की गुलामी को हटा दें तो ऑफकोर्स हमारा उससे जो इकोनॉमिक था वो बहुत इम्पैक्ट हुआ, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद 1950 में जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमारे पास 2 ऑप्शन थे, कैपिटलिस्ट बने या कम्युनिस्ट बने या सोशलिस्ट बने। ये हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, अपनी इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए 1950 से लेके 1990 तक हमने कोशिश करा कि हम सारी चीज़ें सेल्फ करेंगे। और उसके बाद 1990 के अंदर 1990 और 91 के अंदर जाके हम कह सकते हैं कि हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आइडियोलॉजी को अपनाया। इसकी वजह से पूरी तरीके से जो इंडियन सोसाइटी थी या इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसकी वजह से पूरी तरीके से बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिला और वो चेंज हमें इस पार्ट में समझना है। देखो इतना पता है कि हमने 1980 के अंदर जाके ही रूरल सोसाइटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करें। देखो हमें पता था कि 1980 के टाइम पीरियड के अंदर अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो रूरल सोसाइटी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि रूरल सोसाइटी ही वो थी जो समाज को काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्से पे लेके जा रही थी, वही समाज को डेवलप करती थी। क्योंकि एग्रीकल्चर के बिना हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था जो हम दूसरी चीज़ों को बेच सके या उनसे अर्निंग कमा सके। अब 1990 के अंदर मनमोहन सिंह के टाइम पीरियड पे 3 आइडियोलॉजी लेके आए हम लोग। लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब सिंपल शब्दों में ये था कि बाहर की मार्केट अगर कोई भी आएगी तो वो एफटीए करेगी। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। उदारवादी में क्या होगा, बाहरी कंट्री जैसे मान लीजिए कि एप्पल आई तो एप्पल को हम उदारवादी नीति के तहत कहेंगे कि आप अपने एप्पल के आईफोन जो है, अभी तो आईफोन 13 प्रो चल रहा है, 1.5 लाख रुपए का है, बहुत महंगा है ना। तो ऑफकोर्स ये चल रहा है, तो उदारवादी नीति के तहत ही हमारी कंट्री में आया, नहीं तो इससे पहले तो नहीं था ना। इससे पहले तो वो जूते जैसा फ़ोन हुआ करता था, आपने देखा होगा। तो ये उदारवादी नीति के तहत हुआ। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, जो चीज़ें सरकारी हाथों में थी उसकी वजह से हमें पता था कि काफ़ी कुछ हमारा लुट रहा था, एजुकेशन लुट रहा था, हॉस्पिटल लुट रहा था और काफ़ी सारी व्यवस्थाएं खराब हो रही थी। इसलिए हमने क्या कोशिश करा कि कॉन्ट्रैक्ट पे हमने देना चीज़ें चालू कर दिया और इसे कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। आपको पता होगा एयरलाइंस के बारे में, अपने अच्छे तरीके से पता होगा कि इंडियन एयरलाइंस थी जो कई 1950 के टाइम पीरियड पे क्या कहते हैं, नेहरू जी ने इसको सरकारी कर दिया था, लेकिन मोदी जी ने अब इसे प्राइवेट कर दिया। तो बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन तो मोदी जी लेके ही आ रहे हैं। सरकारी जॉब बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट पे हो चुकी है, बहुत सारी प्राइवेट हो चुकी है। तो ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी चेंज हुई है, जब भी तो ऐसा हुआ है। उसके बाद लास्ट था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण, जिसकी वजह से पूरा विश्व एक हो गया और सभी लोगों को हमने एक साथ जोड़ना चालू कर दिया। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इतना तो आप सभी लोगों को पता ही है। अब बात आती है यहाँ पे कि ये इम्पोर्टेंट जो था किस तरीके से था। तो ये प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये जो भी चीज़ें हो रही थी ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए ही थी। तो जब हमने 1990 के अंदर इस पॉलिसी को अपनाया लिबरलाइजेशन की, बहुत तेज़ी से प्राइवेट कंपनियां जो थी वो हमारी कंट्री के अंदर आने लग गई। कंट्री के अंदर आने की वजह से हमारा जो गवर्नमेंट था, टेलीकॉम था, सिविल एविएशन था, पावर था, सारी चीज़ें आई। और हमने क्या करा, लाइसेंस आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर ओपन द इंडस्ट्रीज। अब मान लीजिए कि गूगल को अपना ऑफिस खोलना है इंडिया में, तो ऑफकोर्स भाई वो लिबरलाइजेशन के तहत ही तो गूगल अपना ऑफिस खोल रहा है। अमेजोन को कह दिया कि अमेजोन आइए और आप हमारी ढंग से मारिए और अपना सामान, बाहर का सामान यहाँ बेचिए और हमारा सामान बिकने मत दीजिए। तो अभी हमने उन्हें खुद बुलाया, तो हम कैसा उनको बोलेंगे कि तुम जाओ वापस, नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत ही हो रहा है। और हमारा किसान जो खुद गेहूं उगा रहा है उसको उसकी वैल्यू का पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जो गेहूं से पिज्जा बना के दे रहा है, समझ रहे, मैदा से बना के पिज्जा दे रहा है, वो करोड़ रुपया कमा रहा है। तो ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी का कहीं ना कहीं लॉस था। लेकिन ऑफकोर्स देखो अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो हमें पता है कि मेनी इंडियन कंट्री हैव ब्रॉट ओवर द मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारी इंडियन कंपनी थी
अब ऑफकोर्स सरकार जो महंगी जो बाहर की कंट्री है वो तो पैसों के मुकाबले में जाइंट है, तो किसी भी इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कंट्री, इंडियन स्टार्टअप को बहुत आसानी से खरीद सकती है। एट द सेम टाइम सेकंड इंडियन कंपनी आर बिकमिंग द मल्टीनेशनल कंपनी। अब बहुत कम ऐसी इंडस्ट्रीज है इंडियन की जो ऑफकोर्स अपना बेस बना रही है और धीरे धीरे वो कुछ कर पा रही है ना। बहुत रेयर चांस है जो ऐसा हो पा रहा है, लेकिन ऑफकोर्स क्या कर सकते हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनी है तो बन रही है, काम हो रहा है भारतीय लोगों का। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये हो रहा है कि अब उल्टा हो रहा है, बहुत सारी प्राइवेट सरकारी जो है उसको प्राइवेट करती जा रही है, डिस इन्वेस्टमेंट बोला जा रहा है इसको। हिंदी में जो बोला जाता है, हिंदी में इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विनिवेश। मतलब many more companies reducing the number of permanent employment and outsourcing their work to the smaller country or even the houses। मतलब डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है वो अपने एम्प्लॉय को रिड्यूस करती जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो टेक्नोलॉजी आई, और टेक्नोलॉजी आई तो काम टेक्नोलॉजी से होने लग गया, टेक्नोलॉजी से जब काम होने लग गया तो ऑफकोर्स बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी छोटी कंपनियों को काम देना चालू कर दिया, बड़ी कंपनियों के अंदर से चीजों को निकालना चालू कर दिया और इवन घरों तक काम दे दिया। इससे क्या हुआ कि जो बेचारे घरों के अंदर अपना काम करते थे, अपने सामान को बेचते थे, उनका हैंडीक्राफ्ट खत्म हो गया पूरी तरीके से। तो ये एक बहुत तगड़ा लॉस हमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का देखने को मिला। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां जो बाहर की कंपनियां थी वो ऐसा जाइंट बन चुकी हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हमारे ही मार्केट को पूरी तरीके से खा चुकी हैं और यहाँ पे वो आउटसोर्सिंग भी कर रही हैं। मतलब मान लीजिए कि कोका कोला है, वो इंडिया के अंदर बिकना है, अभी आपसे बोले कि कंचे की बोतल खरीद लो, रूह अफ़ज़ा खरीद लो, है ना, नींबू पानी पी लो, आपको कि पागल है क्या, कोल्ड ड्रिंक पीने में थोड़ी सी शान आती है। और आउटसोर्सिंग कैसे हो रही है, ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो बाहर का है ना, फॉर्मूला तो बाहर की कंट्री का है, वो यहाँ से आउटसोर्सिंग हो रही है पूरी की पूरी। हमारे ही पानी यूज कर रहे हैं, हमारे चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं, 5 रुपए का केमिकल इस्तेमाल करते हैं, 25 रुपए की बोतल बेच देते हैं। तो ये जो तरीका है ना आउटसोर्सिंग का, छोटे छोटे लेवल पे काम को बांट देना, एक बहुत बड़ी बात है। तो डेवलपिंग कंट्री ज्यादातर इंडिया के अंदर स्टार्टअप जो है सस्ती लेबर के साथ कर लेती है, मतलब डेवलप्ड, और उसके बाद कंपनी जो होती है, छोटी कंपनियां जो होती है ऑफकोर्स वो बिग कंपनी को अपना सर्विस देने की कोशिश करती है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है उनको सस्ते दामों में वर्कर मिल जाते हैं, वर्किंग कंडीशन की उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रेड यूनियन बनाने का कोई खतरा नहीं होता है, और स्मॉलर कंट्री की सारी स्मॉलर इंडस्ट्री का सारा लॉस होता है या उसको ही सारा कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है, बड़ी कंपनियों को कोई फायदा नहीं। समराइज की बात करें तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है और सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादातर लोग क्या कर सकते हैं, शॉप, बैंकों में काम, आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम, किसी को सर्विस दे सकते हैं या अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। मिडल मैन जिनको थोड़ा बहुत सरकारी नौकरी जिनकी है, तो मिडल मैन ठीक ठाक इंडिया में सिक्योर जॉब से अपनी लाइफ जी रहा है, और उनको भी अब दिक्कत होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो वेल बीइंग पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और सारा का सारा काम जो है कॉन्ट्रैक्ट लोगों पे आता जा रहा है। तो ये इनकी वजह से जो बेचारे सरकारी नौकरी वाले बंदे भी है उनकी लाइफ भी खतरे में आती जा रही है। अब लोगों को जॉब कैसे मिलती है इंडिया के अंदर, बहुत ही कम परसेंटेज के लोग जो है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है ना, उसमें नाम रजिस्टर करवा के अपनी सरकारी नौकरी ले पाते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, टीचर, मेरे जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले, तो ये सारे लोग क्या कहते हैं, प्राइवेट है, इनको जॉब मिलती है और ये इसी तरीके से काम कर पाते हैं। इंडस्ट्रीज में हर किसी को बस की नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है स्टार्टअप को बना पाना, है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। बेचारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर नॉर्मल काम करते हैं, मिस्त्री का, बीड़ी बनाने का, जॉब सीकर होते हैं ये लोग, और नाउ जॉब सीकर केम डाउन, बहुत लोग लॉकडाउन की वजह से तो और ज्यादा अपनी जॉब को सिक्योर नहीं कर पा रहे। बीडी वर्कर्स की अगर बात करें तो बहुत सारे बीडी वर्कर्स इतने सालों तक एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन फिर भी जॉब सिक्योर नहीं है उनकी। जॉब सिक्योर ना होने का मतलब सिक्योरिटी नहीं है, स्टेटस नहीं है जॉब का कोई, और इसीलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बोलते हैं, लेकिन काम ये ऑर्गेनाइज लेवल पे हो रहा है। बीड़ी डेली फूक रहा है, हर कोई बंदा करोड़ों रुपया बीड़ी बनाने वाला छाप रहा है, लेकिन जो बेचारे वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। दूसरा कि वर्क काम से निकाल कैसे देते हैं लोगों को, तो 2 तरीके होते हैं, या तो काम के वर्किंग आवर बढ़ा दो, वर्किंग आवर बढ़ा दोगे तो ऑफकोर्स आप लॉ तोड़ रहे हो, वर्किंग आवर नहीं बढ़ा रहे हो तो उसी काम के अंदर इतना ज्यादा काम दे देना कि उतने ही अमाउंट के अंदर वो काम खत्म होना चाहिए। काम खत्म नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स आप एक्स्ट्रा बैठ के काम करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मशीन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, मशीन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ चुकी है, तो एक बंदे का एक ही काम कर दिया है। मान लीजिए कि आप कन्वेयर बेल्ट के ऊपर खड़े हुए तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ होगा एक ही चॉप करना। ऐसा मान लीजिए कि आपका मोबाइल बनाने का काम है, तो एक स्क्रीन चलती आ रही है, तो आपका काम होगा उस पर एक कवर लगाने का, बस। अगर वही काम है आपका
और वही आप 8 घंटे के 8 घंटे कर रहे हो, आपको फायदा ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप तो स्लेव बन गए ना पूरी तरीके से। तो ये इंडस्ट्री का बहुत तगड़ा लॉस है। और इसीलिए कार्ल मार्क्स और साथ में महात्मा गांधी जी इस चीज़ को बताने की कोशिश करते हैं कि जो मशीनिज्म है, मतलब जैसे मशीनों का विकास होता जा रहा है, लोगों के लिए बहुत डेंजर है। जैसे कि टाइम स्लेवरी सिस्टम आईटी सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर होता क्या है कि एवरेज वर्किंग आवर 10 से 12 घंटे होता है, लेकिन हर एम्प्लॉयमेंट का काम होता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। 10 से 12 घंटे के अंदर आपको टारगेट सेट कर दिया जाता है। टारगेट सेट करने के बाद अगर आपने वो प्रोजेक्ट या डील डेडलाइन जो होती है उसके अंदर अगर काम करके नहीं दिखाया तो आपको नाइट में ऑफिस में ही बैठना पड़ेगा। ऑफकोर्स फ्लेक्सी टाइम होता है आप लोगों के पास कि आप जिस मर्जी जिस समय पे काम पे वर्किंग आवर पे जा सकते हैं, लेकिन टास्क दिया जाता है। टास्क को खत्म करने के लिए ही आप क्या कहते हैं आईटी सेक्टर के अंदर बने रहेंगे, जब भी तो ये नॉलेज इंडस्ट्री कहलाती है। अब यहाँ पे जो भी क्या कहते हैं डेस्क स्किल वर्कर होते हैं, ऑफकोर्स वो लोग बताने की ये कोशिश करते हैं कि मशीनों की वजह से एक्चुअली उनकी क्वालिटी और ज़्यादा गिरती जा रही है। 12 घंटे काम कर रहे हैं, ज़्यादा घंटे काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इंडस्ट्री के अंदर आपको हाई पेड मिलेगा, क्योंकि एक एक्ट आया था, माइन एक्ट आया था वर्किंग कंडीशन के लिए 1952 में, जिसका मेन काम होता है कि अगर किसी को ओवर टाइम के पैसे ना मिले और खराब स्थिति में काम करवाया जा रहा है तो ऑफकोर्स उस कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। तो ऐसा होता था, लेकिन ऑफकोर्स कहीं ना कहीं आज भी माइन वर्कर्स में हम देख सकते हैं मेंटेनेंस खराब रहती है, वेंटिलेशन प्रॉब्लम रहती है, आग लग सकती है, बाढ़ आ जाती है। जो माइन खदानों में काम करने वाले लोग होते हैं, एक्सीडेंट के इंडिया के अंदर तो माइन में बहुत सारे कांड हम देखते रहते हैं। बीड़ी वर्कर की बात करें तो बेचारे ये होममेड बेस्ड वर्कर होते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बीड़ी मेकर वर्कर्स के अलावा और भी लोग हैं, अगरबत्ती बनाने वाले, कारपेट बनाने वाले, अगरबत्ती बनाने वाले, जरी लेसेस बनाने वाले, ये छोटे छोटे वर्कर होते हैं जो घरों के अंदर काम करते हैं। इनको उनके छोटे मोटे काम के हिसाब से पैसा मिल जाता है, लेकिन इनकी जॉब सिक्योर नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप मालिक के खिलाफ कुछ बोलना भी चाहते हैं तो इंडिया में ट्रेड यूनियन उस तरीके से काम नहीं करता है इंडस्ट्रीज में। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से रिलेटेड, जिसमें हम चेंज पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इतना ही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे एंड वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। जल्दी अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा सोशियोलॉजी का टर्म 2 के अकॉर्डिंग भी चीज़ें खत्म हो जाएगी। 20 मिनट की सीरीज अगर आप इस चैप्टर के रिगार्डिंग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।